दूसरा जो बिंदु डिस्कस करने के लिए आज आपके बीच आए थे ना, वो मसला था शायद गांव को जो घर टूटने वाला जो मुद्दा था उस पर। और ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है, मैं आपको इसके बारे में आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर ये हो रहा है। मतलब कहीं किसी को ये लगता हो कि भाई ये मसला सिर्फ हमारे इस गांव का है, तो फिर वो थोड़ा सा अपने सोच को और अपनी रिसर्च का दायरा बढ़ाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसी ना किसी गांव में किसी ना किसी व्यक्ति के साथ ऐसा चल रहा है। ये हर जगह पे पैरेलल में जो व्यवस्था अभी बैद जी बता रहे थे और आपको पहले भी बताई होगी, जो भी व्यवस्था चलती है ये हमेशा पैरेलल में चलती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई यहीं चल रही है, यही समस्या है और फिर आगे जाके कोई दूसरी आवा है। बिल्कुल पैरेलल में, जैसे जंगल बड़ा होता है ना, एकदम से इकट्ठा हुआ है सारा का सारा, ऐसे। तो ये एक तरह से समस्याओं का जाल है जो पूरे गांव को चारों तरफ से घेर रहा है। इसका असली मकसद क्या है, पहले तो ये समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको लड़ाई भी समझ में आ जाएगी। हमारा जो 6th शेड्यूल है संविधान का, उस 6th शेड्यूल में किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी समाज को पूर्ण ताकत मिली हुई है। और षड्यंत्र के तहत इन्होंने क्या करा, सरकार में बैठे लोगों ने, कि 6th शेड्यूल में एक शब्द डाल दिया, आदिवासी। आदिवासी शब्द डाल दिया और उससे हम लोगों को आदिवासियों से अलग कर दिया। हम लोग जब अपने बारे में बात किया करते हैं तो हम अपने बारे में बात करते हैं हम गांव कबीले के आदमी। सुना है जी आप लोगों ने, इधर यूज हुआ कभी ये शब्द गांव कबीला? है सुना ना? गांव कबीला यूज होता है गांव के लिए, क्योंकि गांव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि गांव के पास अपना एक जंगल होगा, गांव के पास अपना एक तालाब होगा या पीने के पानी का कोई भी स्रोत होगा, एक कुआं होगा जिसमें मतलब तालाब होगा हमारे डंगरों के लिए और कपड़े धोने के लिए, जो सामूहिक पूरे गांव का जरूरत की चीज़ है। और जो पीने का पानी है वो कुएं से मिलेगा। अनाज हमारा अपना होगा, बीज हमारे अपने होंगे, डांगर हमारे अपने होंगे, दूध खाना पीना हमारा अपना होगा, और हमारी न्याय प्रणाली भी हमारी अपनी होगी। हमारे जंगल में जड़ी बूटियां, पहले आपने देखा होगा चोट लग गई तो वहीं यहीं कहीं आखा होगा भाई, उसका आखे का दूध ला दे, है मोटा रोट बना के ला दे, तेल गरम करके डाल दे कान में, दांत में लौंग डाल ले। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारी सारी महिलाओं को घर में मालूम होता था कि भाई किसी का अगर यह तकलीफ है तो इसका यो इलाज है। नॉर्मली ये जो तकलीफ जिसके लिए हमारे को डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, ये सारी तकलीफें हमारे पैदा करी गई हैं। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं 50 से ऊपर के, 60 से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, इन सभी बुजुर्गों को पता है कि किसी गांव में कभी किसी डॉक्टर की जरूरत महसूस होती ही नहीं थी ही नहीं। यानी कि अगर ये बीमारियां आई हैं तो ये डॉक्टर पहले आए हैं और बीमारियां बाद में आई हैं। ये जब आपके गांव में कोई जोड़ा छाप डॉक्टर होया करता, गांव में कोई 2-4 टिक्के लेकर बैठ जंदा, अपने 2-4 दवाई बट्टी लेकर बैठ जंदा, हरे पत्ते की, कोई लाल पत्ते की, कोई धोले पत्ते की, इस टाइप की नहीं। वह जब गांव में आए, जब हार्ट अटैक होने शुरू हुए, मतलब अगर दो दौर पर नजर दौड़ाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो एक आधे आदमी ने बुखार के टाइम पे इंजेक्शन लुआने का शौक होया करता, पर मेरे तो टीका ला दे, मैं तो जब ठीक होऊंगा। ये सुनी होंगी आपने भी लानी है, सारा कहीं ऊपर चाला कर दिया। मतलब कोई नुका वो डॉक्टर ने कहा था 3 दिन लागेंगे ने ठीक होने में, वो कहता कि ना 3 दिन नहीं लाने भाई, आप तो इसने तो इब्बे करते बस मैंने तो ठीक। तो इस चक्कर में वह जो चीज़ थी कि वह बीमार होने शुरू हुए अपन लोग। उसी दौर में हमारे खेतों के अंदर इन्होंने केमिकल डालने स्टार्ट किए थे, और उसी दौरान हमारे कुओं में भी इन्होंने दवाइयाँ डालनी शुरू करी थी। जो आज हमारी पानी की टंकी की सप्लाई है उसमें भी ये दवाइयाँ, आप जो अगर आपकी विश्वास का आदमी होगा वो बताओगा, पानी की सप्लाई पर जिसकी ड्यूटी है उसके पास सरकार की तरफ से रसायन आते हैं, केमिकल आते हैं। वो कहते हैं कि हम तो क्लोरीन गिरा हैं, और क्लोरीन की क्या खासियत है कि कुएं में भी अगर क्लोरीन डाल रहे हैं तो 6 महीने से पहले नहीं डालनी चाहिए कभी भी, और ये तो रोज गिरे हैं। और उसके क्या साइड इफेक्ट है हमारी नई जनरेशन ने तो पढ़ना ही नहीं आता। नई जनरेशन तो इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं करती कि इनका के नुकसान है। तो यानी कि जो मैं बात बता रहा था उसी पे बात पे दोबारा आता हूँ कि जिस गांव के पास अपना बीज,
अपना स्वास्थ्य, मतलब अपनी डॉक्टरी ठीक करने का जुगाड़, अपना अनाज, अपना पानी, अपना पशुधन और अपनी कानून व्यवस्था। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कानून व्यवस्था हमारी अपनी हुआ करती थी। गांव में पुलिस वाले को एंटर करने से पहले गांव के एक आदमी से पूछना पड़ता था, नंबरदार से या सरपंच से। होता था जी आपके यहाँ भी ऐसा? हमारे यहाँ तो होता था, होया करता ना। हाँ, पहले नंबरदार तो जाएंगे, उससे पूछेंगे भाई उस आदमी ने, तुम लोग ही पेश कर दो, आमनी गांव में जाओगे कड़ी भी। ये व्यवस्था गांव की थी जब तक गांव कबीला था, जब तक गांव के पास अपनी व्यवस्था थी, तब तक कोई भी पुलिस का आदमी, कोई कोर्ट, कोई सरकार आपके लोगों को छेड़ नहीं सकती। ये नियम है और ये प्राकृतिक नियम है, कुदरती। यो हमारे पुरखा का, उनके पुरखा का बनाया ओढ़ है। और इस नियम के अंदर एक नियम और आता है, प्राकृतिक नियम। ये प्रकृति का नियम है, मैं आपको ये बता दूं। इसलिए आप अगर बच सकते हैं, आप और हम अगर, सब लोग अगर बच सकते हैं, तो इस प्रकृति के नियम से बच सकते हैं। प्रकृति का नियम यह कहता है कि जिस मौके पर जिसका कब्जा है वह जंग उसे की है। पहले क्या करा करते, गामा के ऊपर अटैक करा करते दूसरे गांव वाले। गामा वाले आपने देखे होंगे ना जी, सुने होगा यार अपने बड़ा पे, बड़ा एकदम तो लाठी गंडासा के हमला करके गांव वाले ने बजा दिया करते और उन जगह पर कब्जा कर लेते। उन तपेंडा चटाने के चक्कर में ये कानून व्यवस्था तैयार की गई थी, भाई आप किसी के साथ छेड़खानी ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी प्राकृतिक न्याय वैसे ही सस्टेन करता है। आपके खेत में, मतलब मैं अपने तो जरूर मैंने पता है, जो भी यहाँ जमींदार होगा जो खेती करता है वो इस नियम को पालन करता है। अगर आपके खेत में टटीरी जमीन के कति किले के बीच में अगर अंडे दे देगी ना, तो किसान कदे भी उसके घोंसले ना उठा के साइड में नहीं धरेगा, क्योंकि प्राकृतिक न्याय क्या कहता है कि उस टाइम पे उसका कब्जा है, उसका घर है। वो बिरडा का छाता हो, अपन का अगर भाई गांव उजाड़न के बराबर होगा बिरडा का छाता, मतलब तोड़ना, तो तोड़ा नहीं करते हमारे बुजुर्ग। इसी तरीके से आप किसी की रिहाइश अगर किसी ने बना रखी है, कोई चिड़िया ने घोंसला बना लिया हो, तो जो प्राकृतिक न्याय को मानने वाले आदमी हैं वो उसके घोंसले को कभी नहीं तोड़ेंगे। वो ये कहेंगे भाई ठीक है, इन्हें अंडे दे लेंदे, जब अंडे इसके, जब इसका बच्चा इसमें से निकल जाएगा अंडे में से, फिर ये अपने आप निकल जाएगी, फिर तोड़ देंगे, उसके बाद ये फ्री हो जाएगा, फिर किसी का नहीं रंदा हो। क्योंकि अगली बार अंडा देने के लिए दूसरा घोंसला बनाती है चिड़िया, दोबारा उसमें कभी नहीं आती है। कोई भी जानवर हो या इस टाइप से, कोई भी पक्षी हो या। तो यहाँ जो बिंदु आता है वो ये आता है जी कि प्राकृतिक न्याय से ऊपर कोई दुनिया की कोर्ट भी नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊं, यानी कि यो जो न्याय है यो सबसे ऊपर है पूरी दुनिया में। आप में से अगर कोई वकील हो या कोई वकील आपका दोस्त हो या आपकी जानकारी में हो, रिश्तेदारी में हो, आप उनसे पूछ के देखना कि न्याय में जब अगर कोर्ट में अगर जज को बात सुनने के लिए अगर मजबूर करना हो, तो एक बात बोलता है कोर्ट कि जी ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। पहली लाइन बोलता है कि जी ये संविधान के खिलाफ है, मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। और दूसरी बात बोली जाती है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। तो नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, ये हमारे संविधान की किताबों पर भी लिखा होता है कि कोई भी कानून कुदरत के कानून से ऊपर नहीं है। और जो गांव का हमारा जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो कुदरत के कानून से ही चलती आई थी आज से पहले। ये जो अंग्रेज आए, इन्होंने लिखित दिया। पहले हमारी पंचायतों पर कौन से लिखित कानून होया करते जी? आप तो पंचायतों में बैठे भी होंगे, गए भी होंगे, देखे भी होंगे। कोई लिखित फर रहा तो किसी तो नहीं हुआ करता जी, किसी पंचायती के पास नहीं होता था। पंचायत बैठी, पंचायत में आरोप लगे, वो अपनी बात रखेगा, वो अपनी बात रखेगा, पंचायती आदमी देखेंगे भाई कुदरत के नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये न्याय कहता है। और न्याय जिसने कर दिया, वो न्याय पंचायत ने कर दिया तो न्याय मान्य हो गया। ऐसे ही होता था जी। जो तुम न्याय कर दोगे वो कर देंगे, वो मंजूर हो जाया करता। जब से पंचायती आदमियों को किसी ना किसी इलेक्शन में उतारा, चाहे सरपंची के, चाहे विधानसभा के, चाहे लोकसभा के, चाहे जिला परिषद, लोक समिति, जो भी, मतलब कहने का मतलब जैसे ही पंचायत में बैठने वाला आदमी इलेक्शन में चला गया, उस दिन से हमारी पंचायतों की व्यवस्था खराब होनी स्टार्ट हो गई। होना क्या चाहिए था, समाज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि राजा और प्रजा अलग अलग है, पंचायत और प्रशासन अलग अलग चीजें हैं।
पंचायत के पास ताकत वैसी ही रहनी चाहिए थी जैसी पहले थी। और ये बात हमारे जो बीच वाली जो पीढ़ी है, यानी कि जो बुजुर्गों से हमारे बीच वाली जो से लोग थे जिन्हें इस बात का ख्याल करना था, वह नहीं कर पाए। और बीच में से ये व्यवस्था हमारे हाथों से ऐसे निकल गई जैसे मुट्ठी में से रेत निकलता है, धीरे 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 धीरे, पता ही नहीं चलता कि लिकड़ गया। हमारे परिवार भी ख़त्म हो गए, परिवार भी टूट गए, भाईचारा भी ख़त्म हो गया, नशा भी गांव में बढ़ गया, अपराध भी बढ़ गए हैं, बालक भी हमारे सेफ नहीं रहने शुरू हुए, तंत्र का डंडा भी चालन लग गया, पुलिस भी कितने डंडे मारन लग गई, चलान भी कटन लग गए, रेट भी बदन लग गए, बिजली के भी बदन लग गए, जुर्माने भी लागन लग गए। और फिर अपना सारे न्यारे न्यारे हो लिए, एकले एकले पड़ गए। आज पूरा समाज, अगर समाज से बात करा तो ऐसे महसूस करते हैं कि मैं एकला हूँ और कोई किसी गेल नहीं लगता। यह फीलिंग है जी सबका। और यह सिर्फ अपने गांव में नहीं है, इस गांव में नहीं है, कितने चले जाओ उड़े आए है। और ये सारा का सारा पैरेलल में हुआ। अब इसमें इसका समाधान क्या है? दो तरह के समाधान हुए जी। एक हुआ शॉर्ट टर्म का समाधान कि फिलहाल में जो मुद्दा है पहले तो उसने निपटावा, और फिर दूसरा है जी लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में, कि दोबारा से फिर यह सिचुएशन ना आवे गांव में। क्योंकि अभी तो समस्याएं तो और भी तो बहुत सारी हैं, यह थोड़ी समस्या है खाली हमारे बालका ने पढ़ने खातर बाहर जाना पड़े, अपने कपड़ा हो, लत्ता हो, खाना हो, पीना हो, बीमारी हो, रोजगार हो, हर जगह हम कंपनियों की जेब भरते जाने लग रहे हैं। हर जगह, मतलब या तो प्राइवेट एजेंसियों की या कंपनियों की। मतलब गांव के पास अपने आप को मजबूत करने का कोई साधन नहीं है जी। क्यों जी? मतलब हम क्या कर रहे हैं, पैसा जेब से निकल रहा है ना, आप सारों के जितने भी लोग बैठे हैं और जहां भी बैठे हैं, जिस गांव में बैठे, हर आदमी का पैसा निकल के गांव के आदमी के पास नहीं जा रहा, वो किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहा है। और वो दूसरे भी किसी गांव के आदमी के पास नहीं जा रहा, वो कंपनी के पास जा रहा है। और हमारे बच्चों को ये प्रमोट किया जा रहा है कि काम धंधा कहीं नहीं बचा, अब दो ही काम बचे हैं, या तो किसी प्राइवेट या सरकारी या लिमिटेड कंपनी में नौकरी कर लो, या फिर कोई सेल परचेज का काम कर लो, सामान लेन बेचने का तो दुकान खोल लो। मतलब हर घर में बाजार को लाने की तैयारी पहले ही कर चुके हैं ये ऑलरेडी वैसे तो, लेकिन दोबारा से पूरा गांव को ही पूरा बाजार बनाने की तैयारी चल रही है। आगे आने वाले टाइम में बिजली के, पानी के, जोड़ के, पशुओं के, पंचायतों के, लड़ाई झगड़े के, पैसे के, टैक्स के, इन सब के नए नए कानून आ रहे हैं हम सब की गर्दन को यहाँ तक दबोचने के लिए। अभी 2 साल पहले कोरोना वाले दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारों ने एक काम किया था कि आपके पेट के ऊपर कंट्रोल किया और कहा कि यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपको पेट से जुड़ा कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, जिसमें पेट भर दो, यानी रोटी खानी हो। क्या क्या? ना तो मंडी में जा सकता, दुकान नहीं खोल सकता, दफ्तर में नहीं जा सकता, पेपर नहीं दे सकता, फार्म नहीं भर सकता, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कोटे में तो राशन नहीं मिलेगा। यही होता ना जी कि पहले 2 वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिखाओ, उसके बाद तुमको बाजार घर से बाहर निकलने दिया जाएगा। उन्होंने इस दौर में टेस्टिंग करी कि समाज के कितने लोग बोलने वाले हैं, क्या क्या बोलने वाले हैं, कितने लोग चुपचाप अपना शरीर दे देंगे, लालो भाई जो कुछ लाना हो, और कितने लोग खिलाफत करेंगे तो उनकी खिलाफत की हद कहाँ तक जाएगी। ये सारी टेस्टिंग करी उन लोगों ने। उस टेस्टिंग में ये निकल के आया कि भाई अगली बार इनको लपेटना होगा तो इस तरीके से लपेटा जाए कि ये लोग खुद सरेंडर कर दें अपने आप को। तो उन्होंने आपके जीवन से जुड़े हर मामले को, हर चीज़ को उन्होंने आपके आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का खाता, पानी का बिल, बिजली का बिल, यहाँ तक कि आपके डांगरा के कान पे ये फास्ट टैग लग रहे हैं ना, गाड़ियाँ के फास्ट टैग तो जुड़े रहे, डांगरा के फास्ट टैग भी जोड़ दिए। और ज़मीन के कागज, चाहे खेत के हों, चाहे घर के हों, चाहे मतलब ट्रैक्टर हो, चाहे कार हो, कुछ भी हो, आपकी हर चीज़ उन्होंने आधार कार्ड के साथ जोड़ दी, गैस कनेक्शन समेत। क्यों जी? जुड़ गए ना। अब अगली बार जब आपको कंट्रोल करना है उन्होंने कि अगली डोज लगवा के सर्टिफिकेट दिखाओगे तो तुमको काम करने दिया जाएगा, तब उनको सिर्फ आधार कार्ड बंद करना है। गैस मिलनी बंद हो जाए तो गांव दौरा जंगल नहीं, अपना लाकड़ी गोस्से नहीं, लाकड़ी गोस्सा के चक्कर में जाओ तो डांगर नहीं,
मतलब ये तो बहुत कम गांव है जितने डांगर आप दो दिखन लाग रहे, बहुत कम गांव है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा गांव छोटा गांव है। बाल जैसे थोड़ा बड़ा सा होंदार हाईवे के नज़दीक होंदा ना, जैसे उस हाईवे पे चले जाओ आप, जितने गांव उसके ऊपर हैं उन्होंने हर गांव को बाजार बना दिया, दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें, अंदर जाओगे तो हर आदमी पैकेट वाला दूध पी रहा है वहां। हाँ, रही बात आपकी, आप भी लगभग पैकेट वाला ही पी रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। पैकेट वाला कैसे? आपके डांगरा का जो गर्भाधान है वो नेचुरल होता है या कृत्रिम होता है जी? डॉक्टर देवे ना बीज, वो बीज आपका तो नहीं ना, वो बीज संकर बीज है, कोई मिलावट का है, बीमार बीज है, हाइब्रिड बीज, आपको तो नहीं पता ना, क्यों जी? तो ना तो गाय और ना डांगर, तो आपको असली दूध आपने भी नहीं पीने देंदे में, बेशक आप यहां बैठे हो, क्योंकि आपने बीज पे काम करा ही नहीं। खेत में भी जो बीज है वो भी बाजार देता है आपको, खेत वाला बीज आपका अपना तो नहीं असली, तो सब वार्ताव है। तो खेत का बीज भी आपका नहीं, डांगरा का बीज भी आपका नहीं, मानस का बीज भी 70% खत्म हो लिया जी। IVF तो होने लगे, तो नए बालक ना, नए ब्याह हुए हैं, 10 में से 7 बालका ने डॉक्टर दौरे जाना पड़ा है कि भाई गर्भ नहीं ठहर रहा। तो अब यानी कि एक तो बीज खत्म हो लिया हमारा लगभग सारे डाल का, खाना हमारा खत्म करने की ये प्लानिंग कर रहे हैं, ऊपर से आधार कार्ड के साथ जोड़ देंगे। आधार बंद हो गया तो सारी सेवाएं मिलनी बंद, उसके बाद आपको वो बात माननी ही पड़ेगी जो सरकार कहेगी। मतलब मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो आप ना हवाई लग दी हो, हवाई डराने वाली बात तो नहीं लगती, दिखता होगा ही तो हो रहा है ना जी। अब इसका मतलब ये हो गया कि आज फिर गांव को बैठ करके इसके ऊपर लंबी चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई या तो बचा लेंगे, इन घरों तो बचाना कोई बड़ा खेल नहीं है। इन घरों को बचाने के लिए तो सिर्फ एक प्रस्ताव लगता है ग्राम सभा का, एक प्रस्ताव, हर घर से आदमी बुलाओ, वोटर जो है, वोटर चाहे वोटर हो चाहे ना हो, 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर है। 18 साल, चाहे वोट करता हो चाहे वोट ना करता हो। वोट करने वाला आदमी रिफ्यूजी है, यह ध्यान देना। अब मैं फिर उस बात पे आऊंगा, वोट करने वाला आदमी रिफ्यूजी है, वोट ना करने वाला आदमी मालिक है इस धरती का। समझ गए जी आप बात? जो धरती का मालिक है वो कभी वोट नहीं करता। आपको वोट डालना कब शुरू किया आपने? MLA MP के इलेक्शन, देखो सरपंच आप सर्वसम्मति तो बनाया कर दे, क्यों जी? सरपंच अपने सर्वसम्मति तो होया कर दी, न्याय मारा पंचायत करया कर दी, पंचायतियां तो कोई तनख्वाह मिले नहीं थी, रह गया वोट डालना MLA MP की वोटां तो बड़ी वोट कहा कर दे आप, बड़ी वोट तो कोई नहीं देता रहा, क्यों जी? बड़ी वोट तो कोई किसी की ले जाओ। फिर आड़े उस टाइम पे ये EVM मशीन कौन आई थी? तो उस टाइम पे जेपी का जब आंदोलन होया, और जेपी के आंदोलन के बाद जब सरकार गिरी, सरकार गिरने के बाद पॉलिटिकल जो उसके साथ जुड़े थे, जिसने इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी के अंदर खिलाफत करी थी, और वो जो लोग नेता बने थे, चाहे उसमें लालू होए, पासवान होए, मुलायम सिंह और ये उसी तरह निकले हुए लोग थे, उन्हें में तो निकले हुए लोग में तो देवीलाल भी थे। तो जिस टाइम पे ये लोग आए तो इन्होंने हमारे से वोटें ली थी अपनी उस लोकप्रियता का फायदा लेकर के, क्यों जी? वहां से स्टार्ट हुआ था वोट डालने का सिलसिला, जिसमें लोग थोड़ा सा रुचि लेने लगे। फिर उन्होंने हमारे गांव के लोगों को पकड़ा, गांव के जो नौजवान बच्चे थे उनको नौकरी दिलवाना, ठेके दिलवाना, जो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर होएगा उसको फायदा देना शुरू करा। उस फायदे के चक्कर में फिर हमारे नौजवान पार्टियों के पीछे झंडे ठाके लगने स्टार्ट हुए, ये सिलसिला चला जी। और फिर वोट हमने डलवाई अपने गांव के लोगों की, जिनने बेरा कौन था कि वोट डालना क्यों है। तो आज भी अगर गांव में जाओगे 80% लोगों ने न्यू कौन बेरा वोट देनी क्या तय है, देनी किस तय है, उसका मुद्दा क्या है, बन्यू बेरा पर फलाने की हवा है उन्हें दे दो, ले छुट्टी, बात खत्म। यानी कि वोट इनके लिए इतनी जरूरी है कि हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च करके
एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है कि मतदान जरूर करो, मतदान जरूर करो। ऐसी ही एडवर्टाइजमेंट चला कर दी, जिस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट आया कर दी टीकाकरण जरूर लगे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई। क्यों जी? ऐसी इतनी ऐड होया कर दी जितनी वोटां के टाइम पे हुई। यानी जितना फायदा टिक्के ने कराया है उतना ही फायदा वोट करेंगे। समझ गए बात आप? इसका मतलब क्या है, अभी 2011 में 2011 के अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है 5 जनवरी 2011 का। हमारे पास वो आदेश पड़ा है, उसकी कॉपी किसे बांचिएंगे तो बता देंगे। जो व्यक्ति अपनी व्यवस्था को मानता है, जो मैंने गांव कबीला बोला था ना, उस शब्द पे नहीं जाना आपने, उसमें शब्द यूज कर रखा है उन्होंने आदिवासी। क्योंकि कल ना फिर कोई मन न्यू कह देगा अगर यूं तो हमने आदिवासी बनाने खातर चल रहा है, हम क्या आदिवासी बन जा। आदिवासी नहीं, वहां इंडिजीनियस पीपल की बात हो रही है। इंडिजीनियस पीपल कौन है? जिनके पुरखे यहीं पर बसते आए हैं, यानी दादा, बाप और वो बालक, अगर उसके तीनों पीढ़ी वहीं की हैं जहां पे वो बस रहा है, तो वो वहां का असली मालिक है। और जब कोई व्यक्ति अपना वोटर कार्ड बनवा लेता है, राशन कार्ड बनवा लेता है, सरकार से फायदा लेना शुरू करता है, चाहे 5 किलो राशन ले हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन ले हो, चाहे वो विधवा पेंशन ले हो, चाहे वो बड़का के फ्री में टिक्के लगवाओ, सरकार तय इतना सा भी फायदा जोड़ लेवा है, वो रिफ्यूजी है। क्योंकि लेने वाला आदमी या तो नौकर होगा या बाहर का होगा, जो उस जगह का मालिक होगा वो लेगा नहीं बल्कि देगा। इसीलिए हमारे गांव के अंदर परंपरा थी हमेशा देने की। हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा करते अपना हाथ न्यू रखना है बेटा, कदे न्यू नहीं रखना। लेकिन आंगनबाड़ी आई और फिर 50-50 किलियां के जमींदारा की लुगाई भी गोदी में पोता, रात में कटोरा ठाकर चाल पड़ी। क्यों जी? तो मतलब हमारे लोगों के अंदर ये फ्री में लेने की जो आदत डाली, इससे हम लोग असल में अपनी जगह के मालिक होते हुए भी रिफ्यूजी हो गए। तो अब अगर आपको वापस अपनी व्यवस्था पे आना है, इसका अभी तो देखो मैं नहीं कहूंगा कि आज जे कर दियो यू काम जो मैं अगला कह रहा हूं, ये सरकार से लेने वाली हर सुविधा को खत्म करना पड़ेगा अपने को, कि हम तुमसे कोई सुविधा नहीं लेंगे भाई, हम अपना गांव अपने आप बसा लेंगे, हम अपने गांव में अपने आप रह लेंगे। क्योंकि आज इन्होंने इस टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से, बाजार के माध्यम से, और जो कुछ घाघ लोग हैं बिजनेस वाले करने वाले, उनके माध्यम से हमारे समाज को आज तोड़ दिया इन्होंने। आज समाज टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। इसको वापस जोड़ने की एक कवायद चालू करनी पड़ेगी मुहिम के लेवल पे, बड़े लेवल पे, जिसके समझ में आ गया भाई हम ही लोग आता बात करने चलांगे, देखेंगे चाहे बात मानो चाहे ना मानो। देखो जी, मैंने कहूं एक आदमी है जो तोड़ने निकलता है, एक आदमी है जो जोड़ने निकलता है। तो ये बापा ने देखना है कि आप जोड़न निकला कि तोड़न निकला, तो कोई ना कोई इन लोगों को वापस जोड़ने निकले कि भाई आप जोड़ांगे, ऐसी व्यवस्था बनावांगे कि आप गांव ने खाली कर करके इन कंपनियों को ना दें, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनावें कि हम जो कमाएं वो हमारे आपस में ही बटे, ताकि हमारा गांव समृद्ध हो, ना कि बार बाजार। आज तो आप सब बाजार को समृद्ध कर रहे हैं ना जी। ये तो काम है लॉन्ग टर्म में करने का। अभी फिलहाल में जो आपको अगर अपने घर बचाने के लिए जो काम करना है, वो सबसे बड़ा काम है ग्राम सभा का। ग्राम सभा आज भी इस देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत है, आज भी। इसीलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भी ऑर्डर आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आ जाओगे, उससे भी ऊपर ताकत है ग्राम सभा की, अगर ग्राम सभा है तो। और ग्राम सभा हर गांव में बिना कहे है, बिना कहे है, मतलब उसके लिए ना सरपंच चाहिए, ना डीसी चाहिए, ना कोई कलेक्टर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, गांव के मानस चाहिए बस। यानी गांव के मानस ही ग्राम सभा है। और ना उस ग्राम सभा का कोई अध्यक्ष होता, उस ग्राम सभा का अध्यक्ष क्यों आ रहा है? आज ग्राम सभा की मीटिंग है, उस दिन ग्राम सभा का अध्यक्ष कोई भी ईमानदार आदमी बना दोगे, वो ही होगा उस दिन का अध्यक्ष। जरूरी नहीं है कि अगली बार का भी वो ही होगा, अगली बार आप जिसने चाहो उसने बना दो। यानी कि जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है आपके गांव में, वो ग्राम सभा का मेंबर है ऑटोमेटिक, बिना कुछ कहे। दूसरी बात, ग्राम सभा के यानी जितने आपके गांव में 18 साल तक ऊपर के लोग हैं, मान लेते हैं 500 लोग हैं, मैं एग्जांपल दे हूं, 500 लोग हैं,
500 का 70% बनता है 350। 350 मानस जो कह देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को भी मानना पड़ेगा। 70% आदमी जिस ग्राम सभा के साइन करके कोई भी प्रस्ताव पास कर देंगे वो कानून माना जाएगा। ये नियम है आज भी अपने संविधान में। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से समाधान हो गया। हो जाएगा इतने में, तो इतने कमीण कौन पांदे 1.5 साढ़े 500 में तो 1.5 कमीण कौन पावा गांव में, 2 या 4 पाऊंगे जो सबते गांव का नाश करने की राय चल रहा पाए। ठीक है ना, 2 या 4 पावे हैं। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाओ, हर घर के आदमी ने न्योता दो, मीटिंग में बैठ के चर्चा करो कि भाई यह समस्या है और अपन इसका समाधान करना है और यो अपना प्रस्ताव पास करना है। प्रस्ताव पास करके डीसी तक पकड़ाना है, अपने आप संभालेगा। जिस तक देना होगा जज तक देना, सरपंच देना, किसी देना, यो पकड़, इस तक ऊपर कुछ नहीं फैसला इसमें गांव का। और उसकी कॉपी तो अपने पास रहेगी, वो तो है ही, सिंपल सी बात है। ठीक है, और पंचायती आदमी, किसान नेता और मारी जब भी जरूरत पड़ेगी गांव राम ने हम खड़े पाओगे जी। जो अपना फैसला करना है, मतलब मेन्यू कह ही नहीं रहा है कि क्या फैसला करना है। ठीक है, और वो मैं आपको एक बात बताऊं, आपके साथ इतना बड़ा छलावा हो रहा है, आपने न्यू भी नहीं पता होगा कि आपके ग्राम सभा की मीटिंग हर तीसरे महीने होने लग रही। कंपलसरी है, उसमें वो साइन करके और सरपंच अपने आप साइन कर आ गए और अपने आप भेज दे। हाँ, तो उसमें ग्राम सभा तो एक ही होगी ना, गांव की होवे ग्राम सभा, पंचायत की नहीं। तो अगर 2 गांव आते हैं तो 2 ग्राम सभा बनेंगी। तो अपने गांव की समस्या आप कर दो, उनके किए उनका कर देंगे, जिस भी गांव की हो वो कर देगी। मतलब उसके लिए दोनों गांव इकट्ठे करने जरूरी नहीं है, ये आपकी है। किसी कितने का हो, कोई भी हो, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग अलग है। हाँ बिल्कुल, ग्राम सभा देखो, ग्राम पंचायत है प्रतिनिधि, यानी कि पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत क्या है कि इन 2 गाड़ा ने एक मेंबर बना के भेज दिया, वो उन 2 गाड़ा की तरफ से अपनी बात रखने वाला प्रतिनिधि है। और फिर पूरे गांव ने अपनी बात रखने के लिए एक सरपंच बना दिया, वो हमारी बात रखने का प्रतिनिधि है। वो प्रतिनिधि है, वो नौकर है, क्योंकि वो सैलरी लेता है, वो बनाया हुआ है। मालिक हम हैं, मालिक ग्राम सभा है, मालिक वोटर है। अगर आपने वोट दिया है तो भी मालिक आप हो, और अगर आपने वोट नहीं दिया फिर तो आप पक्के मालिक हो। मतलब अगर आपने वोट नहीं दिया है और आप रिजेक्ट कर देते हो कि मैं अपनी तरफ से किसी को भी कोई निर्णय लेने का हक नहीं देता। वोट देने का मतलब क्या है, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो आदमी वोट कर देता है, वोट करने के बाद उसने जिस व्यक्ति को वोट किया है वो निर्णय लेने की ताकत उस व्यक्ति को दे देता है। यानी आपने वोट दे दिया, अगर वो हार गया तो उसके पास निर्णय लेने की ताकत नहीं है, और यदि वो जीत गया तो अब वो मनमाने ढंग से निर्णय लेगा। फिर वो आपसे पूछेगा नहीं निर्णय लेने के लिए, आपने दे दिया, आपने कदे वापस लेने के लिए कोई कागज कार्रवाई करी नहीं। जैसे अगर आपका नेता आपकी बात नहीं सुनता है तो आपने कभी चिट्ठी लिखी नहीं कि मैंने जो तेरे को ताकत दी थी मेरी वापस कर, मैंने तुझे ताकत दी थी ये काम करने की, मेरे को वापस चाहिए अपनी ताकत, मैं नहीं देता तेरे को अब अपने तरफ से निर्णय लेने की। वो उल जलूल निर्णय लेते रहते हैं, उल जलूल कानून बनाते रहते हैं, और हमारे ऊपर उनको जबरदस्ती थोपा जाता है, क्योंकि गांव राम ने बेरा ही को नहीं कि वो मालिक है, गांव ने पता ही को नहीं कि मारता पूछे बिना वो निर्णय ले नहीं सकता। लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं वो। मैं आपको बताता हूं कागजी कार्रवाई कैसे करते हैं। मान लो उनको गांव से लेकर कोई निर्णय लेना है, गांव से संबंधित, तो कागजी कार्रवाई ये होती है कि जो बिल वहां रखा जाएगा सदन के पटल के ऊपर, उस बिल को वो अपने एमपी को अपनी इधर देंगे, अगर विधानसभा में तो अपने एमएलए को देंगे, और एमएलए फिर क्या करेगा, जिससे संबंधित वो कानून बनना है उन लोगों को वो बिल की कॉपी भेजेगा, और उनसे कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्शन लेगा। भाई गाम राम अगर खुश है तो यो कानून बनना चाहिए, जब गाम न्यू का है कि इसमें यो बदलाव करो तो फिर वो बदलाव उनको करना पड़ेगा, ऐसा वो कानून बनाते हैं।
तो उसके बाद फिर उसके ऊपर बहस होती है, जो उसमें सुधार, जो गांव से जाएगा सुधार के इसमें यो सुधार करो, वो सुधार करने के बाद जो वो बिल बनेगा फिर उस पर बहस होगी, फिर उस पर वोटिंग होएगी और फिर वो पास होकर फिर कानून बनेगा जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे। अगर सदन की बात है, विधानसभा के तो यहाँ इसके हाँ राज्यपाल के साइन होंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ तो ये सब चीजें आती नहीं ना अपने पास। तो जहाँ आप 1 मिनट से पहले न्यू कह दें कि यो कानून बनने से पहले हमारे से पूछा ही नहीं गया था और हम इस कानून को मानने से इनकार करते हैं। अगर ग्राम सभा ये लिख के दे देगी कि हमसे पूछा नहीं गया था इस कानून को बनाने से पहले और ये कानून हम पर लागू नहीं होता है, यकीन मानिए वो कानून आप पर लागू नहीं होता है। और आप खड़े को नहीं होंगे ना, क्यों अपन है तो अपन तो अलग अलग पार्ट दिए। अगर आप इकट्ठे हो गए तो आपने बताने खातर कोई ना कोई आ जाओगा हमारे वर्गा और बता देगा, तो आपने पता लग जाएगा कि असली ताकत तुम्हारे हाथ में ही है। कोई सरपंच नहीं, कोई डीसी नहीं, कोई एसपी नहीं, कुछ नहीं, किसी की औकात नहीं है। अगर गांव की ग्राम सभा के पास जो इकट्ठा होने का एक कोई निर्णय लेने की कोई ताकत है तो आपकी ग्राम सभा आपके पास है, आप उसका निर्णय लेकर के आप पास करके उसको सारा के साइन कर दो। जो उस हैं वो फिर 90 100 में तो 90 है, तो फिर आपने कोई मतलब है को नहीं। फिर तो जितने यहाँ अपना पड़े रहोगे जो खिलाफत में है। और उसके बाद देखो एक और बात है, एक बार तो 90 कर देंगे, उसके बाद गांव में फिर एक प्रक्रिया चलेगी, जैसे हर चुनाव के बाद होया करे ना, हाँ तने मारते वोट दी थी, तने न्यू करा था, ये जरूरत पड़ेगी तो उस दौरा जावांगे, हाँ और जाले उनकी गेले और कर ले साइन ग्राम सभा के उस पर, फिर वो भी तो चलेगा। उससे बचने के लिए आपको अपनी फ्यूचर की व्यवस्था पे काम करना पड़ेगा। अगर गांव या करके और फ्री हो जाएगा तो फिर बच नहीं पाएंगे जी, फिर आएंगे घूम फिर के जी। मान लो न्यू देख लेंगे भाई इस पीढ़ी ने पता लग गया ग्राम सभा की ताकत है, अगली पीढ़ी ने रगड़ने आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, अगली पीढ़ी को तो आप खुद ही कह रहे हो ना भाई यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा रेत में, तू तो जाके शहर में नौकरी कर, शहर में पढ़, शहर में नौकरी कर। वो शहर में रहने लग रहा, उन्हें गांव की जमीन तक कुछ लेना देना है नहीं, वही तो चाहिए उनको, क्यों जी। तो आपकी बात देख लेंगे, कोई बात नहीं भाई, ये 10-15 साल ये इस गांव वाले थोड़े से खड़े हुए थे, ये 10-15 साल में मर लेंगे, इतना किसी और गांव की देगा, वो बतेरे गांव है जो आपस में लड़ने लग रहे हैं। वो तो चारों तरफ से जाल बिछा रखा उन्होंने, उनके तो जोन मुर्गा फंस जाए उन्हें काट ले हमें, तो बड़ा बढ़िया खेल है उनका। एक बात और है, हाँ जी, अब जो मेट्रो जो आपने बताया था कि गांव में मतलब भाई अवैध कब्जा मान रखे हैं, हाँ हाँ, और ये नोटिस दे रखे हैं। अब नोटिस में मेरे ख्याल थोड़ा टाइम रह रहे हो, हाँ 9-10 दिन रह रहे हैं। हाँ तो ईब हमने मतलब ये ग्राम सभा की पंचायत करके उसमें मतलब एप्लीकेशन लिख करके और उसको ऊपर दस्तखत करवा करके तुरंत देनी चाहिए। हाँ, नोटिस में उन्होंने क्या कह रखा कि मकान खाली करो, हाँ भैया ये अवैध कब्जा है, ठीक है। आपने ग्राम सभा के अंदर बड़ा, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ऊपर ग्राम सभा का तो नाम आ जाएगा, लेटर हेड जैसे होता है वैसे, ठीक। मीटिंग की तारीख आ जाएगी, आज दिनांक फलानी एंड फलानी तारीख को ग्राम सभा की मीटिंग हुई, जिसमें लगभग डैश लगा देना, उस पर इतने आदमियों ने, इतने सदस्यों ने उसमें भाग लिया। उसके ग्राम सभा की इस मीटिंग के मुख्य बिंदु क्या रहे, मुख्य बिंदु, पहला बिंदु जिसके अंदर किसका नोटिस है, वो एसडीएम का नोटिस है। एसडीएम का नोटिस, नोटिस संख्या फलाना फलाना डेटेड दिस, मतलब इस दिनांक का भेजा हुआ, उस नोटिस के ऊपर चर्चा करने बारे और उसका जवाब दाखिल करने बारे, ठीक है, जो भी नोटिस हो रहा है। और वो नोटिस लगभग सभी को एक ही नंबर आया होगा, एक के नंबर है, वो सबका नाम अलग अलग उसके अंदर होंगे, वह लिस्ट होगी वह पूरी की पूरी, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद कोई और गांव के अंदर कोई आपने और मुद्दा दिखा तो वो मुद्दा, नहीं तो एक ही मुद्दे पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जरूरत है को नहीं। इस मुद्दे पर मीटिंग बुलाई इसकी गई हाँ। ग्राम सभा की वैसे 4 मीटिंग्स होती हैं ऑलरेडी। इसमें जब हमने ऊपर लिखना है तो उसकी आपातकालीन बैठक होगी वो, क्योंकि जैसे ग्राम सभा क्या होती है, अगर जो उसको समझेंगे तो ग्राम सभा इसी प्रकार काम करती है जैसे विधानसभा और संसद करती है, जैसे राज्यसभा काम करती है। अब आपने देखा होगा कि जब कोई भी कानून उन्होंने बनाना होता है,
जैसे इस कोरोना काल के दौर में चला कि उस टाइम पे अगर कोई कानून उन्होंने पास कराना था तो उन्होंने आपातकाल बैठक बुलाई थी, विशेष सत्र बुलाते हैं। विशेष सत्र बुलाते हैं। इसी प्रकार आप भी अपनी ग्राम सभा का विशेष सत्र बुलाओगे और वही ताकत है ग्राम सभा के पास जो उनके पास है, मेंशन करोगे उसमें, और वही आप लिख के दोगे कि मेरा गांव अपनी ग्राम सभा का होगा, उसमें ये मुद्दा है और इतने लोगों ने इसमें प्रतिभागी ली, और आप लिख के दे दोगे। इसको संबंधित विभाग को भी भेज सकते हो आप, जिसके पास से लेटर आया है उसके पास भी भेज दो। हाँ, उसमें आप ये करके कि ये जो नोटिस है, इस नोटिस के अंदर घर खाली करने का ये नोटिस आया हुआ है, और इस नोटिस के जवाब में गांव से चर्चा के बाद में निम्नलिखित फैसले किए गए। फैसला नंबर 1, जो व्यक्ति प्राकृतिक न्याय के हिसाब से जो व्यक्ति अपने पुरखों की ज़मीन पर या पुराने अपनी पहली पीढ़ी से रह रहा है, वहाँ उसका कब्जा है, उसका कब्जा वहीं पर रहने दिया जाए और उसको जैसे यथास्थिति रहने दिया जाए, रिहाइश को, उसका कोई मकान ना तोड़ा जाए। ठीक। नंबर 2, दूसरा, यदि किसी प्रकार से, पहली बात यह है कि लाल डोरा तोड़ना ही इनका ये षड्यंत्र था। लाल डोरा जो तोड़ा था ना, आपको ये मालूम है कि आपके गांव की सामूहिक जमीन तो होगी थोड़ी बहुत, स्कूल की, अस्पताल की, वो जमीन अब सरकार ने अपने नाम कर ली। पता है आपने यह बात? नहीं पता ना? ईब गांव की जमीन अब सरकार अपने नाम रजिस्ट्री कर ली। इस नोटिस में है ना, एक तो गवर्नमेंट स्कूल, हाँ, एक स्मारक, हाँ, और एक नहर के साथ में मतलब डिग्गी है, वाटर वर्क्स, हाँ, ये भी इसी के अंदर आते थे। लेकिन इस नोटिस के अंदर ये तीनों हटा रखे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन है। कौन सी जमीन है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट हाँ, वो गवर्नमेंट के नाम आ गए ना, मैं, गवर्नमेंट हाँ, वो ना गवर्नमेंट के नाम ही रजिस्ट्री कर दी उनने उसमें। बल्कि इसमें ये और कहा गया है, इसके अंदर एक और मेंशन करो कि ग्राम सभा की तरफ से ये प्रस्ताव पास हुआ है कि जो गांव की सामूहिक जमीन है, वो सामूहिक जमीन आपने बेरा है कि जो पंचायती जमीन कभी से चलती आ रही है ना, जो सरकार ने धोखे से आपकी अपने नाम रजिस्ट्री करी, आपसे तो नहीं पूछा ना किसी से, वो तो पूरे गांव की जमीन थी ना। वह जमीन कोई सरकार की थोड़ी थी, वह पंचायत की थोड़ी थी, सरपंच की थोड़ी थी, सरपंच ने नाम कर दी। वह जमीन तो गांव की थी, तो वह नाम कद हुई, रजिस्ट्री कद हुई उसकी, किसी ने पता ही नहीं। उसकी रजिस्ट्री हुई जब कोरोना के टाइम पे, जब लॉकडाउन में सब दूसरे चर्चाएं कर रहे थे, जब सब टीवी थम तो रामायण देखने ला दिए, अरनी उनते तले तो जमीन काट के ले गए। सरपंची के इलेक्शन 1.5 साल को नहीं कराए, 2 साल वो इलेक्शन नहीं कराए, तो चार्ज किसके पास था? एडमिनिस्ट्रेटर के पास। एडमिनिस्ट्रेटर ने जो वजी करा, जिसकी जो नहीं मानना सरपंच उनकी कर दी। कुछ सरपंचान तो अपने आप पे कर दी थी रजिस्ट्री, और कुछ सरपंचा की जो कुछ की ताकत जो है तब ले गए। तो वह जो रजिस्ट्री गलत तरीके से करी गई है, आप अपनी एक अलग मीटिंग उसके लिए भी मांग सकते हो। ये तो एक कानून, एक नोटिस तो सिर्फ अपना इस नोटिस का जवाब का ले लो, और उसे दिन एक और प्रस्ताव, दूसरे प्रस्ताव उन जमीना का कर दो कि ये जमीनों की रजिस्ट्री भी वापस गांव के नाम करवाई जाए। अब वो उसमें एक ऑब्जेक्शन होगा कि वह किसके नाम थी पहले जमीन। जैसे स्कूल की जमीन है ना, सरकार ने अपने नाम कर ली। ये 2 तरीके हैं इसके, सरकार मतलब सरकार ने किससे करी है ये, या तो ये जमीन मिलेगी हमारे पुरखों के नाम, किसी के नाम। जैसे कोई हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, जब भी कोई सामूहिक काम करा करते तो जमीन दान दे दिया करते, भाई ला 1 किला मेरा ले ले, आधा किला मेरा ले ले, हैं ये इतनी 2 कनाल मेरी ले ले, 5 कनाल मेरी ले ले, और फिर नून खेता में बदला कर लिया करते किसी और जमीन के साथ, और यह जमीन जो है छोड़ दिया करते गांव के स्कूल के नाम, मतलब न्यूए चरागाह के नाम, ये जो अपने गोचरान के नाम, गौशाला के नाम, या कोई भी ऐसी सामूहिक कोई भी काम करना उसके नाम पे छोड़ देते थे। तो वह जमीन आज भी हमारे पुरखिया के नाम बोल दी पाओगी, या वह जमीन पाओगी ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की अगर जमीन है तो फिर ग्राम पंचायत के नाम बोल दी पाओगी पहले। तो अगर वो ग्राम पंचायत के नाम है तो ग्राम पंचायत को क्लेम करना पड़ेगा वापस कि हमारी जमीन वापस करो, सरकार की नहीं है या जमीन गांव की है, क्योंकि वो हमने क्लेम नहीं किया ना। उस टाइम पे जब लाल डोरा बना था तो उन्होंने बड़ा खेल खेला, उन्होंने अपने लैंड वाले जो लैंड बैंक वाला कानून था उसमें क्या कर दिया कि गांव की जिस जमीन को कोई भी क्लेम नहीं करेगा वह सरकार की है। तो आपने स्कूल की जमीन क्लेम में नहीं करी किसी ने, ना सरपंच ने करी, ना ग्राम सभा ने करी। तो ग्राम सभा अब अपनी जमीन क्लेम कर रही है कि यह जमीन जो है वापस जिसके नाम थी उसके नाम पर रजिस्ट्री करवाई जाए और ये वापस गांव को दी जाए, क्योंकि ये गांव की जमीन है।
और वो रिकॉर्ड में रखा जाए, अपनी अगली पीढ़ी को इन निर्णयों में, इन फैसलों में शामिल किया जाए। तो अगली पीढ़ी तो भूल जाएगी नहीं तो कि गाम राम में क्या हो रहा है। और जब आप अगली पीढ़ी को इन फैसलों में शामिल करोगे तो आने वाले टाइम में आप बचा पाएंगे गाँव को। अगर आप अगली पीढ़ी को शामिल नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं है। हमने तो अपनी अगली पीढ़ी को डांगरा में शामिल करना बंद कर दिया, खेत में शामिल करना बंद कर दिया, पंचायतों में शामिल करना बंद कर दिया, झगड़ों में शामिल करना बंद कर दिया, आंदोलनों में शामिल करना बंद कर दिया। सीखेंगे क्या अगली पीढ़ी? जो जीवन के लिए जो जरूरी संघर्ष है उसमें हमने उनको शामिल ही नहीं किया। उन आंदा ही नहीं बेचारा ने संघर्ष करना। वो तो पेपर में 12वीं क्लास में फेल होने के डरता है, सुसाइड कर ले ऑन लग रहे जी, क्योंकि संघर्ष करना ही नहीं सिखाया उनको। अरे ना बेटा डांगरन तो मैं प्या लाऊंगा, तू तो पढ़ ले। या फिर ये सरकार की बकवास थी कि भाई मतलब लाल डोरा बधाओ और ऐसे करो वैसे। तो और या तो प्योर हड़पने की गेम था जी वो सारा का सारा। लाल डोरा तोड़ना इस मानवता के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। हमारे जिसका कब्जा उसका नाम, हाँ स्कूल की वो अपना नाम करके अरेबिया जमीन के लिए आपने पता को नहीं 21 सितंबर 2023 में 2022 में सरपंच तक जाकर पूछ लियो, और जो मेंबर होगा उसने तो मेंबरान तो बताते भी नहीं सरपंच, बड़े इसे कमाल के पावे। दफ्तर में कार्रवाई रजिस्टर होता है पंचायत, वहां आवे कोनी ओड़े लिख के ना ओड़े साइन करवाते हैं। अब जो सरपंच है ना उसके पास एक चिट्ठी आई थी, हर एक सरपंच के पास, उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से ये पूछा गया था कि आपके गांव में कौन सी जमीन मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल है। यानी अगर आपने अपना पावर हाउस, अस्पताल, स्कूल की जमीन अगर लीज पर देनी हो तो मार दो, गाहक बैठे हैं ये दे दो 99 साल के पट्टे पे। और जो 99 साल के पट्टे पर जिन जो जमीन ली थी ना सरकार ने गामा पे है, जिनके 99 साल के पट्टे खत्म होने वाले हैं, सरकार दे नहीं रही है बुनता जमीन वापस गामा है। अब इसका एग्जांपल है आलमपुर में जो ये है जो मुस्लिम वो दफनाऊ है, हाँ कब्रिस्तान। उसी गांव के एक आदमी ने 99 साल के लिए कब्रिस्तान की जमीन ठेके पे ली है, पट्टे पे ली है। हाँ ये व्यक्तिगत मामला आलमपुर गांव का। कब्रिस्तान की जो भी जगह वहाँ होंगे नहीं मुसलमान, एक ही घर है, एक ही घर होगा, उन्हें जरूरत नहीं, वो चला नहीं। हाँ। और ये जो ग्राम सभा वाला है वो एग्जाम्पल हमने पीछे किया है। हाँ। हमने अपना मंदिर की जमीन जो है ट्रांसफर करी थी पंचायत की, हाँ। जो मंदिर के नाम थी उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह बनाया था। तो उस टाइम हमने ये ग्राम सभा के बजाय ग्राम पंचायत का रेजुलेशन दिया था और उसमें ये मत वो करवाया। हाँ तो ग्राम सभा में हो गया, वो भी चल गया। आप ग्राम पंचायत में करा वो तो चली गया। ग्राम सभा की तो पंचायत से भी ऊपर ताकत है, वो हमने ग्राम पंचायत के थ्रू करा। ग्राम सभा पंचायत से ऊपर है जी, ग्राम सभा डीसी से भी ऊपर है, ग्राम सभा सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। आपने देखा होगा हाई कोर्ट में फैसले चल रहे हो और जब उस फैसले में दोनों पार्टी एफिडेविट दे देती हैं कि भाई दो बार दोनों पक्षों का समझौता हो गया है, चाहे कत्ल कर रखा हो, सजा नहीं दे सकती सर कोई भी कोर्ट। देखा होगा ना जी, कोर्ट की कोई औकात नहीं है पंचायत के आगे, कोर्ट की कोई औकात नहीं है। पंचायत सबसे बड़ी ताकत है आज भी अपने देश के अंदर और दुनिया में हर जगह जहां भी लोग आपस में इकट्ठा होकर हम कैसे रहना चाहते हैं अगर वैसे तय कर लेते हैं तो गांव उन लोगों की ताकत से आगे कोई नहीं ताकत है। तो इसलिए जो सामूहिक जमीन है या भी अपने नाम, हम एक यात्रा कर रहे हैं जी जनता सरकार मोर्चा वाले 29 तारीख से पूरे हरियाणा में घूमने के एक प्लान है साइकिल पे, और उस यात्रा का पर्पज यही है कि जिस जिस गांव में पंचायत ने अपने नाम जमीन कर रखी है वह जमीन वापस पंचायत के नाम करवाई जाओ। सारे गांव का मुहिम उठावांगे हम या सबका ही। ये डाल डोरा जो तोड़ेगा, जो षड्यंत्र रचा था, इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे। बेरे को नहीं बेचारा ना गाँव वाला नहीं कि तारी तो तुम तो लूट लिए सारे के सारे, था तो सारी जमीन जा चुकी, जो करोड़ों की जमीन है। गाँव की सबसे गजब की जगह पे स्कूल है, स्कूल, अस्पताल, जोड़, चौपाल, मंदिर, जितनी भी सामूहिक जमीन है आपकी जो भी है, चाहे पावर हाउस हो, चाहे वाटर वर्क्स हो, चाहे टंगडग्गी हो, चाहे टूंटी हो, चाहे नाली हो, चाहे कुछ भी बना रखा हो, मतलब जो गांव ने पार्क छोड़ दी थोड़ी बहुत जगह वह भी सारी वो सब कर गए। कारीमोद में है जी सबसे बड़ा एग्जांपल। कारीमोद, हाँ, थोड़ा की सामना थी वो तो, हाँ वो उस टाइम पे वो कब्जा करे थी जब वो रैली हुई थी। हाँ वो बचाई फिर वापस वह गांव के लोगों ने, लेकिन वो कब्जा इब रोक क्या है जी। अच्छा जी, हमारा गांव का जैसे तोड़ है इसमें मत्स्य पालन के लिए उसे खरीदते हैं।
हाँ सरपंच कई बार दावा कर दे कि यो इसने पंचायत में ले यो ग्राम सभा के बगैर यो भी नहीं दे सकता। नहीं दे सकते जी, ग्राम सभा ने कह दिया तो कह दिया बस। जो भी जितनी भी ग्रांटें जो पास होती हैं वो ग्रांटें भी ग्राम सभा के भी जो हर 3 महीने में जो ग्राम सभा की बैठक दिखाई जाती है उस रेजुलेशन में पास करके दी जाती है। ग्राम सभा की रेजुलेशन दिखाई जाती है, कोई भी काम आपके यहाँ लगाना होता है कोई भी पैसा, यानी ग्राम सभा ही मालिक है। मतलब गांव में हम छोटा मोटा काम जो गांव का काम है उसमें यूज ले लेते हैं इस पैसे को। हाँ तो ले सकते हैं। सरपंच इस पर दावा करता है कि इस पैसे को मेरे को दे तुम। नहीं जी नहीं, ग्राम को अभी तो यही तो लड़ाई लड़नी आने वाले टाइम में, गांव ने अपनी स्वायत्तता की। आप एक चीज देखो, गांव अभी भी हमारे देश के अंदर लगभग 60-65% आबादी अभी भी गांव में बसती है। 55 तो मतलब आधे से ज्यादा तो बसा ही है कहने का मतलब। और जो टैक्स का जो कलेक्शन है, क्योंकि अपना जो शहर का आदमी था फालतू खर्चा गांव का आदमी करा है, अपनी दवाइयाँ पे, खेत में जो डालना हाँ पा, बीजा पे, ट्रैक्टर पे, तेल पे, डीजल पे, डांगरा पे, हेल्थ पे, अपने बड़का की शिक्षा पे, ल्याण जान पे है सारी चीज़ें, मतलब हर चीज पे आप खर्चा करा। तो जो जीएसटी का कलेक्शन है इस देश के अंदर 70 से 80% कलेक्शन गाँव से हो रहा है इस टाइम पे। 70 से 80% जो बड़े जो इंडस्ट्री है ना, जो जिनने नुका है कि ये टैक्स देते हैं, अडानी हमारे देश में सबसे कम टैक्स देने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट है, जीएसटी देने वाला, क्योंकि उनके पास तो स्कीम है उद्योगपतियों के पास तो कि जीएसटी उनको वापस मिल जाता है। जीएसटी के मतलब आदमी से लेते ही जब नीचे जब आखिरी आदमी खरीद लेगा तो वापस मिलते मिलते उन्हें तो वापस मिल जाएगा, कंपनी को तो वापस मिल जाएगा। जो लूटेगा वो आखिरी आदमी लूटेगा, और आखिरी आदमी बस रहा है आज भी गाँव में। हम लास्ट आदमी है मतलब गाँव के अंदर, इससे आगे तो अपन पे कोई नहीं खरीद रहा ना भाई। दुकानदार तक जो गांव का दुकानदार है उससे आगे आपा खरीदते हैं, मारता आगे कोई नहीं खरीदता कुछ भी। तो मतलब हम आखिरी लोग हैं, तो सारी जो लुटाई है वो आखिरी आदमी की हो रही है। तो 80% टैक्स दे रहा है गांव का आदमी, 70 से 80। और जो विकास के लिए, विकास के नाम पर जो ग्रांट मिलती है ऊपर से, वो 80% मिलती है शहर को। तो वहां कार्य होंगे शहर में, यानी हमारे से पैसा लेकर के टैक्स का और शहर को दिया जा रहा है, यानी गांव को खोखला किया जा रहा है। आप ऐसे समझ लो, सरकार भी खोखला करने पे लगी पड़ी है, रही सही कसर फिर आपा काट दिया। हम भी अपने बड़का ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में भेजेंगे, प्राइवेट काम करावाएंगे, गाड़ी पेट्रोल डीजल ये सब आप ही खर्च करा। तो हम अपने गांव के ऊपर काम करते नहीं है, तो गांव खोखले हो जाएंगे धीरे धीरे ऐसे करके। तो आप सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं जो गांव के लोग हैं। अगर ये लोग ये निर्णय कर लें कि हम बीज बाजार से नहीं लेकर आएंगे, हमारे पे देसी बीज पे काम करने वाले लोग हैं, हम रसायन बाजार से नहीं लाएंगे, बिना रसायन के 100% गारंटी के साथ फुल पैदावार होगी, जितनी पैदावार पहले होया करती उसकी गारंटी है। मतलब वो भी सिखाएंगे आपको, अपनी खेती बिना रसायन के कर लो। उसके बाद हेल्थ के लिए आपको अगर शरीर का ज्ञान हो जाएगा कि शरीर कैसे काम करता है, तो आपको दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके शरीर के लिए, यानी आपको डॉक्टरों पे बेहिसाब पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कोई बीमा नहीं चाहिए किसी भी किस्म का, बीमे पे एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर गांव अपनी व्यवस्था इस तरीके की कर ले, भाई गांव में ना तो किसी बालक ना अनाथ रहने देवांगे, है जी, वो तो आप पहले में कराया करते जी, कोई बालक अनाथ थोड़ी हुआ करता, कोई विधवा थोड़ी होती बच्ची। हमारे यहाँ तो व्यवस्था थी पहले से ही। हमने सिर्फ इतना सोचना है कि हमने अकेला नहीं छोड़ना किसी को भी, और इस तरह की व्यवस्था पे जब अपन काम करने लगेंगे तो जो पैसा और जो धन है, जो असली धन है, श्रम धन, सेहत, टाइम, पैसा, पशु, धातु मतलब सोना चांदी लोहा, पशुधन भी है और श्रम धन भी, अगर ये वापस गांव में ही लगना स्टार्ट हो जाए ना गांव के लोगों का, तो गांव अपने आप समृद्ध होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली आप ये काम जो आप कह रहे हो कि सरपंच को ना दे, सरपंच उस पर जो क्लेम कर रहा है, हम आने वाले टाइम में अगर गांव जागरूक हो गए तो टैक्स कलेक्शन भी बंद हो जाएगा। सरकारों का टैक्स कलेक्शन बंद होते ही उनकी गर्दन अपने आप मतलब हमारे हाथ में आ जाती है। उनको ताकत कहाँ से मिलती है? पुलिस वालों से। जो पुलिस वालों के ऊपर जो पुलिस को, फौज को और जिन सीआरपीएफ को तनख्वाह देते हैं, वो किससे देते हैं? इसी टैक्स के पैसे से देते हैं। वो पहले उन पर देने नहीं थी, पुलिस वाले थे ही नहीं, थाने में कड़े पुलिस वाले होया करते, टैक्स नीले में थे तो तनख्वाह देने को नहीं आया करती, थोड़ी तनख्वाह दिया करते, तो जुर्म हमारे ऊपर जो है लठ कम बरसा कर दे, थोड़े लठ कोई बरसा दे किसी और टाइम। तो यो है जी, आप अपनी
जमीन को क्लेम कर लोगे, जब आप अपनी जमीन ही क्लेम कर लोगे, बस जोड़ का तो खेल रह गया। जब आपने इतना ही पता लग गया कि ताकत आपके पास ही है सबसे ज्यादा, सारा गांव इकट्ठा रहोगे, इकट्ठा रहने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी लेकिन आपने, क्योंकि अगर सिर्फ जरूरी है ये, क्योंकि अगर आपने एक निर्णय के चक्कर में इकट्ठा रहने का एक निर्णय ले लिया, अगले निर्णय में फिर इकट्ठा वो कैसे तोड़ने हैं इसका षड्यंत्र चालू हो जाएगा। फिर आगे ऐसा गेम आ जाएगा कि आपको तोड़ा जाए किसी ना किसी बहाने से। उससे बचने का एक ही रास्ता है कि इकट्ठे सर्वाइवल का रास्ता, कि हमने इकट्ठा रहना ही है, हम वो व्यवस्था ही ऐसी बनानी है कि हम एक दूसरे के बिना रह ही ना पावा। जो अगर पहले कुम्हार आपा लिया करते, ई बापा के लिया कैंपर लिया, प्लास्टिक के मग के लिया, जग, मतलब लुहार और कुम्हार, इनके बिना तो घर हो ही नहीं सकता जी। ये मार तो रह रहे हैं नहीं रहे, बताओ। इस पर पूरी लंबी व्यवस्था, लंबी चर्चा है। तो हम ये कह रहे थे कि जो यात्रा हम करांगे उसमें अगर गाम राम की तरफ से इधर से भी अगर जो मेन रोड के ऊपर वहाँ मतलब और गामा ने भी इकट्ठा करके उड़े इकट्ठे हों वहाँ किसी जगह पे, किसी गांव में या किसी टोल पे अगर यहाँ रात्रि ठहरा होगा बने, तो आप लोगों को निमंत्रण भी है, आप आइएगा वहाँ। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हम, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि गाँव को कैसे बचाया जाए, गाँव की अर्थव्यवस्था को वापस गाँव में, कि पैसा आपके गांव का, धन आपके गांव का, आपका जो बच्चा सारी ज़िंदगी कंपनियों की नौकरी करने के बाद भी कुछ के पल्ले कुछ नहीं रहता है, इससे बजाय तो वो अपने गांव को बनाने के लिए काम कर ले, अपनी ज़मीन बचाने के लिए काम कर ले। हमारे तो बुजुर्ग जो थे वह मतलब वो जो रविंद्र बताओ था, बोले हमारे तो बुजुर्ग ही से थे, हमारे बडेरे तो भाई मैच पाड़ के किले ले गए थे, हैं डांगर पाड़ के किले ले गए थे। हमारे तो सारे के इस टाइम पे कृषि कार्ड के नाम पे उड़ा लोन पे पड़े हैं, बैंक में पड़े। तो जो बैंक वाले जालते भी मुक्त करावांगे जी। अपने पास पूरा एक तंत्र तैयार होने लग रहा है जिसमें गांव का एक भी आदमी कर्जदार नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा तंत्र इसके अंदर ये है हमारा कि हम एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था पे भी काम कर रहे हैं जिसमें गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा। ऐसी शिक्षण व्यवस्था अगर आपके गांव के स्कूल में ही हो जाए कि गांव के बच्चे की पढ़ाई उसको तैयार करना और वापस गांव में इस्तेमाल करना गांव में ही हो जाए, फिर क्या जरूरत जा रही है जी। 50,000 रुपये में गुड़गांव में मैं किराए पे मकान लेकर 50,000 रुपये में गुड़गांव नौकरी करने से बेटर है कि 10,000 रुपये में अपने गांव में कर ले। शुद्ध हवा मिलेगी, कड़ी प्रदूषण नहीं फैलाना, कोई गंदगी नहीं, कोई दारू नहीं, कोई नशा नहीं, उस तक पेंडा छुट के अपने बालक बच सका। तो इस पे काम करांगे जी। आप सारे लोग इस पे अपनी ग्राम सभा वाली मीटिंग पे तो काम कर ही दो। आपका 10 दिन का टाइम रह रहा है। ग्राम सभा की मीटिंग आपकी 3 दिन में हो सके, 2 दिन में, 1 दिन में गाँव वाला बुला के डेट दे दो और उस दिन सारे इकट्ठे कर लो। बेशक चाहे आप SDM ने निमंत्रण भी दे दो, भाई हम उस दिन मीटिंग कराएंगे, आ जा, तो ना आना हो तो, नहीं आना हो तो नहीं, तो या तो फैक्ट्री नोटिस निकाल के कोई काम का आदमी ग्राम सभा बुलाओ। ना कोई जरूरत नहीं है जी। ग्राम सभा ग्राम की है, उसके सेक्रेटरी के अंडर नहीं आती, वो सेक्रेटरी ग्राम सभा के अंडर आता है, सरपंच ग्राम सभा के अंडर आता है। किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और कोई मालक नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका कोई मालक, गांव के 70% लोग जो चाहते हैं वही होगा। तो मेरे ख्याल से 70 तो ऊपर आपका आंकड़ा है ही है, 70 का 90 तो फिर को मतलब है को नहीं है जी। तो अपना प्रस्ताव पास करके जारी कर दो जी, छुट्टी, बात खत्म। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।